नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आज सुनिए डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी गिरहों के आलाप। आज बहुत तनाव में है माँ पापा। जब से बुआ का फोन आया है, पापा की चहलकदमी शुरू हो गई और माँ का बड़बड़ाना। दीदी को देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। बुआ तारीफ तो बहुत कर रही है इस रिश्ते की। दरअसल ये रिश्ता उन्होंने ही बताया है। पापा को चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या होगा। शायद इतनी जल्दबाजी का अंदाजा नहीं था उन्हें। वे तो घर वर देखने जाने की सोच ही रहे थे कि बुआ ने उनके आने की सूचना देते हुए कहा, भाई साहब वे लोग तो तैयार हैं इस रिश्ते के लिए। बहुत भाग्यशाली है अपनी पूर्णिमा। लड़का ऊंचे खानदान से है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। उन्हें तो फोटो देखकर ही पसंद आ गई। बस एक बार मिलना चाहते हैं। फिर क्या है ना भाई साहब, बड़ी लड़की की शादी अच्छे खानदान में हो गई, फिर छोटी वालियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। कोई कसर मत रखना आव भगत में। वैसे अपनी पूर्णिमा तो है ही इतनी प्यारी। देखना रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। बुआ के फोन रखते ही घर में अफरा तफरी मच गई। इतने कम समय में कितनी सारी तैयारी करनी है। जल्दी के काम हो तो माँ के तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। वे हिसाब लगाने बैठ गई कि क्या क्या करना है। उनके कहे अनुसार पापा मिठाई, नमकीन, फल और मेवा लेने गए हैं और हम सब घर व्यवस्थित करने में जुट गए हैं। हम बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं है और उत्साह इतना कि पूछो मत। पहली बार लड़के वाले आ रहे हैं हमारी प्यारी दीदी को देखने। पूर्णिमा दी इतनी सुंदर है जैसे पूर्णिमा का चांद। माँ बताती हैं कि पूर्णिमा दी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और इसी कारण अम्मा ने उनका स्वागत पूर्णिमा कहकर किया था। ये थी भी बिल्कुल गोल मटोल और भक्क सफेद चांद सी। कहते हुए उनका चेहरा खुद चमक उठता। दी घर की पहली पहली बेटी थी तो सबकी लाडली भी थी। उन्हें घर में विशेष दर्जा मिला हुआ। हम छोटी बहनें तो उस प्यार के लिए तरसते रहते, पर अम्मा को तो उनके बाद एक के बाद एक करके 5 और बेटियों के जन्मने का दुख सालता रहता, क्योंकि वे तो हर बार पोते की बाट जोहती थी और हर बार लड़की हो जाती। लड़की का जन्म मानो उनके पोते का मुंह देखने की अदम्य इच्छा पर वज्रपात होने जैसा था। पर पूर्णिमा दी की बात ही अलग थी। दी थी भी विशेष, देखने सुनने में सुंदर और व्यवहार में भी शालीन। जो देखता वही उनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। उनके धीर गंभीर स्वभाव की छाप उनकी हर गतिविधि में दिखती थी। पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती। जब भी उनका रिजल्ट आता, पापा भी बहुत गर्व महसूस करते। उनकी लाडली चांद जो थी वो, पापा उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। हालांकि वह कभी उन्हें कोई ऐसा मौका ही नहीं देती कि उन्हें डांट पड़े। न कोई जिद, न कोई मांग। पापा की किसी बात को मना करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। पापा ने जो कहा वही करती, इसलिए पापा के सारे काम दीदी ही किया करती थी। हमें भी जब कोई बात पापा से मनवानी होती तो उन्हीं से सिफारिश करवाते थे। हम लोग तो पापा के गुस्से से डरते भी थे। घर में एक अनकहा भय व्याप्त रहता। जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर दौड़ जाती है, ठीक वैसे ही पापा के ऑफिस में बिगड़े मूड का असर घर पर पड़ता था। जब तब पापा बात बात में अपना गुस्सा, अपनी खीज निकालते। हम सब डरे सहमे से अपनी बेबसी की ओट में छिप जाते और फिर बेचारी माँ ही हर बार उनकी कोप भाजन बनती। मुझे रिश्वत देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। बोल रहा था कि रख लीजिए सर, 5 बेटियां हैं आपकी, अरे कन्यादान का सगुन समझकर रख लीजिए। हिम्मत देखो उसकी, मेरी बेटियों के कन्यादान करेगा। अरे काली कमाई का काला धब्बा लगाऊंगा अपनी बेटियों के भविष्य पर। पापा की आवाज सुनकर जिसे जहां जगह मिलती वहां छुप जाता। माँ कभी कुछ कहती तो अम्मा हमेशा पापा का पक्ष लेते हुए कहती, लड़कियों के बोझ से दबा है बेचारा, एक ही कमाने वाला और इतने सारे लोग खाने वाले, इसलिए चिढ़ जाता है।
पर दूध के उफान सा तो है मेरे हरीश का गुस्सा। इसके बाप के आगे तो कुछ नहीं। वे तो जो चीज हाथ में होती वही फेंक कर मार देते थे। मेरा माथे का जो निशान है ये उन्हीं की देन है। गरम दूध का भरा गिलास दे मारा था। अम्मा अक्सर दादाजी के गुस्से के किस्से सुनाती रहती। तुम्हारी माँ तो थर थर कांपती थी उनके आगे। इकलौती संतान थी ना, सुनाजो पली थी तुम्हारी माँ। तुम्हारे नाना जी आते थे डरे सहमे से तो घंटों बिठाए रखते तुम्हारे दादाजी। जब उठकर जाने को होते तो धीरे से बोलते। एक बार बिटिया को देख लेते तो उसकी माँ को शांति मिल जाती। हरीश बाबू, उसकी माँ को क्या बताऊंगा कि बिटिया कैसी है। पर किसी की क्या मजाल जो तुम्हारे दादाजी से पूछे बिना हाँ कर दे। कई बार तो बेचारे बिना मिले लौट जाते। पूछ लो अपनी माँ से कितनी डरती थी। सच में माँ के मन से अभी तक दहशत नहीं गई है। जब भी कोई काम बिगड़ जाता या देर हो जाती तो वे पापा की डांट से बचने के लिए भगवान का नाम लेकर अपने पल्लू में गिरह लगा लेती। नानी का दिया और माँ का आजमाया हुआ नुस्खा था ये। सच में उस दिन पापा की डांट से बच जाते थे सब लोग और माँ भगवान को धन्यवाद करती हुई अपने पल्लू की गिरह खोल देती। पर जब कभी ये फेल हो जाता तो उनके पल्लू पर चिपकी रहती गिरह भी और पापा की डांट भी। अमूमन पल्लू में 2-3 से ज्यादा गिरह नहीं होती थी क्योंकि अब पापा जल्दी ही सेहत सामान्य भी हो जाते थे। पहले के मुकाबले हम लोगों पर यानी अपनी बेटियों पर उनके गुस्से का ज्वार छठे छमाहे ही उफनता है। तभी तो बुआ कहती हैं, भाई साहब बहुत बदल गए हैं अब, बहुत छूट दे रखी है अपनी बेटियों को। हम पर तो बिना बात गुर्राते ही रहते थे। यहाँ क्यों खड़ी है, ये क्या पहन लिया। उनकी आंखों से ही डर जाते थे हम तो। अब तो किस्सा हो गई सब बातें। तभी पापा की आवाज आई, रमा लड़के वाले आ भी रहे हैं या नहीं। पर बुआ भी जानती है कि आज पापा को गुस्सा क्यों आ रहा है। लड़के वाले तय समय से काफी लेट हो गए हैं और जब पहुंचे भी तो बिना लड़के के। दिखाने को लड़के का फोटो लाए हैं और कोई दिन होता तो फट पड़ते, पर आज पापा अपना गुस्सा दबाए बैठे हैं और माँ डरी हुई अपने पल्लू से गिरह पर गिरह बांधे जा रही हैं। उन दोनों के चेहरे की भाग भंगिमा उनकी चुगली कर रही है। लड़के की माँ जेवर से लगभग एक अलग ही दंभरव में एटीट्यूड में थी और उनकी बातों में अपने ऊंचे खानदान की ठसक है। जब से आई हैं तब से ही अपने खानदान के कसीदे गाड़ रही हैं। हालांकि लड़के के पिता अपेक्षाकृत शांत और शालीन लग रहे हैं। आप बेटे को भी साथ ले आते तो अच्छा रहता, पापा ने कुछ झिझकते हुए कहा। अरे वह इतना अधिक व्यस्त रहता है कि पूछो मत, फिर आपके घर की ये सीढ़ियां। उसने कहा कि आप लोग निर्णय ले लें, उसे मंजूर होगा। वैसे भी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता है शशांक, उसके आने की कोई जरूरत नहीं है। जी वह तो ठीक है, पर फिर भी लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेते तो अच्छा रहता, पापा ने कहा। अरे मैंने कहा ना कि उसको मेरा निर्णय मान्य होगा। आप तो लड़की को बुलाइए, मेरी पसंद उसकी पसंद। पापा निरुत्तर हो गए। पापा ने माँ को इशारा कर दीदी को ले आने को कहा। जैसे ही दीदी वहां पहुंची वे लोग तो दीदी को देखते ही रह गए। बिना किसी मेकअप के भी दीदी का चेहरा जन्मजात सुंदरता से दमक रहा है। वे अपलक निहारते रह गए। एकाएक झेपते हुए लड़के की मौसी ने उन्हें बैठने को कहा। इधर उधर की बातें होती रहीं और फिर वे लोग आज ही रिश्ता तय करने का दबाव बनाने लगे। पापा असमंजस में है, बिना लड़का देखे कैसे रिश्ता तय कर सकते हैं। उन्होंने कमरे में आकर पूछा कि क्या किया जाए। शायद अपने मन की बात दी के मुंह से सुनना चाहते हैं। इन लोगों को मना भी कैसे किया जाए। बुआ और दादी तो इसी पक्ष में है कि संबंध तय हो जाए, तो कम से कम एक लड़की से तो निपट लेंगे। पापा लड़के को बिना देखे तय करने के पक्ष में नहीं थे, पर न जाने क्यों उन लोगों के दबाव में आकर इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। वे लोग तो पूरी तैयारी से आए थे और पापा के अनमनी सी हाँ करते ही उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी से फल मिठाइयाँ और सामान लेकर आने का आदेश दिया। उनके लाए सामान से पूरा कमरा भर गया और दीदी की गोद भी। हम सब बहुत खुश थे, पर दीदी के चेहरे पर जो खुशी होनी चाहिए थी वह नदारत थी। सुबह उठकर उन्होंने माँ से कहा कि वह तो नौकरी करना चाहती है ताकि पापा को कुछ मदद कर सके।
आखिरकार एमएससी में यूनिवर्सिटी टॉपर रही हैं और उन्हें कॉलेज में पढ़ाने का प्रस्ताव भी तो है। लेकिन माँ जानती हैं कि पापा उनकी शादी करने के पक्ष में है। वे जितनी जल्दी हो लड़कियों को उसके घर विदा कर देना चाहते हैं। उन्हें 5 लड़कियां जो ब्याहनी हैं। दीदी का लटका चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि इस उदासी की वजह लड़के की विकलांगता है। वे बोले, चांद तो चिंता मत कर, मैं मिलाऊंगा लड़के से पहले। तू हाँ करेगी तभी शादी होगी। हालांकि बुआ लड़के के बारे में पहले ही बता चुकी थी। भले ही अच्छा घर बार हो, पर बिना देखे थोड़े ही रिश्ता कर देंगे। वे शादी से पहले खुद मिलना चाहते हैं। जब खुद लड़का देखकर लौटे तो लटके चेहरे से और बुझे मन से दीदी से बोले, तू कहे तो मना कर दूं उन्हें। घर परिवार तो अच्छा है, पर लड़का काबिल तो है। पर उन्हें रोकते हुए दीदी ने कहा, पापा मुझे कोई ऐतराज नहीं है, अगर शादी के बाद ऐसा हो जाता तो। दीदी के इस फैसले से दादी और बुआ खुश थी, लेकिन माँ पापा से नाराज थी। अरे जोड़ी भी तो देखनी चाहिए ना, कितनी सुंदर है अपनी पूर्णिमा। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतनी भारी पड़ रही थी लड़की कि लंगड़े को ब्याह दी। पर पापा के आगे ज्यादा नहीं बोल पाई, क्योंकि वे भी जानती थी कि और भी लड़कियां शादी की दहलीज पर खड़ी हैं। एक से निपटे तो दूसरी तैयार है। और फिर वो अपने मन को मना शादी की तैयारी में जुट गई। शादी के दिन रिश्तेदारों में खुसर पुसर शुरू हो गई, पर दीदी की ससुराल का रुतबा देखकर सब आश्चर्य में थे। चलो एक लड़की तो अच्छे घर में दे दी हरीश बाबू ने, पर जोड़ी तो बेमेल है, चाहे जो हो। पैसे के बल पर इतनी सुंदर लड़की मिल गई, नहीं तो कौन माँ बाप तैयार होते। पूर्णिमा कैसे तैयार हो गई ये सोचो, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है। अरे अपनी बहनों की सोचकर ही राजी हुई होगी। जितने में उतनी बातें, पर दीदी को अपने निर्णय पर कोई मलाल नहीं था और उन्होंने अपने पूरे मन से जीजा जी को स्वीकारा था। दीदी की शादी के बाद पापा का बोझ कुछ कम होना चाहिए था, पर उल्टा हुआ, जैसे उनके सीने पर एक शिला रखती हो किसी ने। आत्मग्लानि की भावना आने लगी थी। उनका मन उन्हें कचोटता कि अपनी चांद सी बेटी के साथ अन्याय तो नहीं कर दिया उन्होंने। माँ समझाती, इसमें आप अपने को क्यों दोष देते हैं, बाकी सब तो अच्छा है। और शरीर की सुंदरता का क्या, आज है कल नहीं। देखना खुश रहेगी पूर्णिमा। दोनों ही मन एक ही आस लगाए बैठे थे कि बस ससुराल वालों का प्यार इस कमी की भरपाई कर दे और उनकी बेटी सुखी जीवन में रच बस जाए। दीदी तो पहले से भी और अधिक चुप रहने लगी थी। जब भी आती तो उनकी सास पूरे ठाट बाट से उन्हें मायके भेजती, गाड़ी नौकर चाकर और ढेर सारा सामान लिए। दीदी जब भी आती तो घर में चंद घंटों के लिए उनके ससुराल का वैभव फैल जाता। इधर आई नहीं कि लौटने का समय हो जाता। न जी भर कर बातें हो पाती और न ही आराम। जीजा जी तो कभी साथ में नहीं आते थे। जब भी कोई पूछता तो वही रटा रटा ऐसा जवाब, अरे इन्हें समय ही नहीं मिलता अपने काम से, बोल रहे थे कि बाद में चलेंगे। मुझे तो आप सबकी याद आ रही थी तो मैं अकेले ही आ गई। पापा के पूछने पर दीदी अपने घर की शानो शौकत के बारे में बताने लगती। जीजा जी के बारे में पूछने पर वह बात घुमा देती या चुप रह जाती। और यही बात पापा को सालती कि उनकी शादी उस बड़ी हवेली से थोड़ी की है। पर अंदर ही अंदर वे भी जानते थे कि कड़वी है, पर सच्चाई भी यही है। माँ को कुछ आभास सा होने लगा था कि उनके ससुराल में सब कुछ ठीक नहीं है, और जितना वह बताती हैं उससे ज्यादा तो छिपाती हैं। साल भर से ज्यादा हो गया था दीदी की शादी को, पर दीदी का दौरा हर बार कुछ घंटों के लिए होता। हम लोग जिद करते तो कहती, अगली बार रुकूंगी पक्का। रीमा दीदी की गोद भराई में पहली बार एक रात रुकी हैं पूर्णिमा दीदी। हम सब बहुत खुश हैं कि चलो आज मस्ती करेंगे सब बहनें मिलकर। पर दीदी तो बैठक में पापा के साथ ही बैठी बातें करती रही। फिर देर से अंदर आई और सोने की तैयारी करने लगी। मम्मी बोली, पूनो पहले तो तुम सब बता देती थी और अब माँ से भी झूठ बोलने लगी है। खुश होने का अच्छा अभिनय करने लगी है मेरी बेटी अब। नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा मेरी तरफ देखकर बोल। मैंने क्या झूठ बोला बताइए तो। यही कि तू बहुत खुश है वहां। हाँ खुश तो हूं, इसमें क्या झूठ है।
तो ये क्या है? मम्मी ने उनका दुपट्टा दिखाते हुए पूछा। इतनी सारी गिरहें? वो मम्मी के हाथ से अपना दुपट्टा छीनते हुए बोली। अरे ये कहाँ से मिला आपको? मुझे दीजिए। नहीं दूंगी, पहले सच बता। अरे बेटा, अगर अपनी माँ को नहीं बताएगी तो फिर किसको बताएगी? क्या बताऊं मम्मी, सब ठीक ही तो है। झूठ। शशांक तो अच्छे से रखते हैं। हाँ बिल्कुल, सब ठीक ही है माँ। कोई बात तो है जो मेरे चांद का चेहरा ग्रहण के चांद सा पीला और मलिन पड़ रहा है। कुछ नहीं माँ, एक अजीब सी उदासीनता पसरी रहती है हमारे बीच में। पता नहीं क्यों शशांक को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मतलब? क्या उनका व्यवहार ठीक नहीं है? पता नहीं माँ, कभी तो बहुत अच्छा रहता है और कभी बिना बात के ही चिढ़ने लगते हैं। क्या समझूं इसे? कहते ही उनकी आंखों से आंसू ढुलकने लगे। इतना शक करते हैं, अक्सर बोलते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत से लड़के होंगे, फिर तुमने मुझसे शादी कैसे कर ली? जरूर कोई चक्कर होगा। या बात बेबात बस ताने मारना, कभी पापा को उल्टा सीधा कहना, कभी अपनी लाचारी को। कहते कहते चुप हो गई। और तुम्हारी सास वो कुछ नहीं कहती? मामा की तो पूछो ही मत। सच कहूं तो मुझे लगता है कि ये सब उन्हीं की देन है। विदा के बाद जब घर पहुंची तो हर कोई मेरी तारीफ करते हुए कह रहा था, अरे कहाँ से खजाना लूट लाई बहन जी, बहुत सुंदर है आपकी बहू, बहुत संस्कारी है। नहीं तो आजकल की लड़कियां तो सब देखती हैं, और इस बेचारी ने तो। सच में बहुत भाग्यशाली हैं आप। तो वे पलट कर बोलती, तारीफ तो तब है जब गुण भी सुंदर हो। मेरा शशांक भी कोई कम है क्या? शरीर का क्या है, किसी में भी कोई कमी हो सकती है। फिर ये भी तो सोचो कितना कमाता है, कितना काबिल है मेरा बेटा। हमें अच्छी लड़की चाहिए थी और इसके घर वालों को अच्छा घर। तो हो गई शादी, कोई एहसान थोड़े किया है इसने। रिश्तेदारों के जाने के बाद उन्होंने शशांक को एक तरफ बुलाकर कहा, देख शशांक, अब सब तेरे हाथ में है बेटा, ज्यादा सिर मत चढ़ाना। एक तो छोटे घर से है, दूसरे रंग रूप से भी अच्छी। पंख कतर देना नहीं तो उड़ने लगेगी। अब आप ही बताइए मम्मी, ऐसे में रिश्ते की सुखद शुरुआत कैसे हो सकती है भला? इन्होंने तो जैसे अपनी मॉम की बात को पहला और आखिरी सत्य मान लिया है। मन में गांठ बांध ली हो जैसे। कोई मौका नहीं चूकते मुझे अपमानित करने का। अगर तैयार होती हूं तो पूछेंगे किसके लिए तैयार हो रही हूं, और अगर ना हूं तो बोलेंगे कि हाँ मेरे लिए क्यों सजोगी तुम, तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं हूं, और तुम्हें तो शर्म आती होगी मेरे साथ चलने में। किसी से बात करूं तो मुंह फुला लेते हैं, और चुप रहूं तो बेमेल विवाह का ताना मारते हैं। मॉम को तो अपनी समाज सेवा और पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती। आए दिन घर पर कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। बस सज धज कर बैठ जाओ। आपको तो पता है मम्मी, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है, पर उनके लिए तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है ना। तो मन ना होते हुए भी जेवर लाद कर सजी धजी गुड़िया की तरह बैठ जाती हूँ। नहीं तो आरोपों की बौछार, शशांक से शिकायत, और फिर हमारे घर को गाली, तोहमतें और हजारों लांछन। अरे तुम ही तो आए थे ना रिश्ता लेकर। अगर हमारा परिवार आपके लायक नहीं था तो क्यों की शादी? इस बात का कोई जवाब नहीं होता उनके पास। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा ऐसे। कभी लगता है मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, जब कोई कद्र करने वाला ही नहीं है। शुष्कता और रिक्तता से भरी हुई ये जिंदगी अब असहनीय होती जा रही है। मन करता है कि छोड़कर चली आऊं उनकी सोने की लंका, पर अपनी बहनों की सोचकर रुक जाती हूँ। मेरा तो जो होना था सो हो गया, पर मेरी वजह से मेरी बहनों का जीवन खराब न हो जाए। तो बस हर पार्टी पर गांठ बांध लेती हूँ, पर ये गांठ भी मुझे डांट से नहीं बचा पाती मम्मी। दीदी रुंधे गले से बोलती जा रही थी। अब तो मानो उनके सब्र का बांध टूट गया। वह मम्मी से लिपट गईं। तन की विकलांगता तो दिख जाती है, पर मन की विकलांगता का क्या मम्मी, ये तो दिखती भी नहीं है। और जो अपनी कमी की आड़ लेकर बदमिजाजी ओढ़ लेते हैं। मम्मी, पता नहीं मेरी ये गांठें कब खुलेंगी। माँ भी रो रही थी।
पर उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए बोली, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा बिटिया। मैं ये तो नहीं कह रही कि यह सब सहती जाओ। यह तुम्हारा घर है, जब चाहे यहाँ आ सकती हो, पर तुम्हें शशांक को समझना होगा और अपने इस रिश्ते को कुछ समय और देना होगा। शायद बचपन से बनी ग्रंथि इतनी जल्दी नहीं टूटेगी, पर हाँ, कोशिश तो करनी होगी। तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। बस हो सकता है इसके लिए तुम्हें बहुत प्रयास करने पड़े, पर मुझे उम्मीद है कि तुम अपने व्यवहार से ये कर लोगी बेटा। तुम्हें याद है ना वह कविता जो तुमने लिखी थी, विश्वास की जमीन पर अपनत्व की नमी पा, पनपता है प्यार धीरे धीरे, सह अस्तित्व की स्वीकार्यता लिए हुए, खिलते हैं पुष्प मकरंद से भरे हुए, बिखर जाती है सुगंध यहाँ वहां हर जगह। नफरत का क्या है, नागफनी सी उगाती है शुष्क रेगिस्तान में, बिना किसी देखभाल के, कांटों से भरी हुई, करती है बस हृदय विदीर्ण, तेरा भी और मेरा भी। अरे प्रेम का बीज तो चट्टान तोड़कर भी उगाता है, फिर ये तो इंसान है। पर तब तक धैर्य रखना होता है बस। कोई भी व्यक्ति या जीवन पूर्ण नहीं होता, पर अपनी कमी को ही अपनी विशेषता मान लेता है। वह अपनी कमजोरी को ही बढ़ावा देता है, जबकि हमें अपनी कमियों पर नहीं, अपनी शक्तियों की बात करनी चाहिए। देख बेटा, दुख नदी के प्रवाह जैसे आते हैं। तुम्हें अपने साहस के चप्पू से नदी पार करनी होगी। फिर संघर्ष किसके जीवन में नहीं होते। वास्तव में उनके परिवार ने अनजाने ही उन्हें विशेष बना दिया है, उसके साथ अलग सा व्यवहार करके। उनके मन में उनकी हीनता की जड़ें गहरी कर दी हैं, इसलिए वे अकेले हैं, नितांत अकेले। बिना बोए ही उनके शुष्क हृदय में घृणा की, अविश्वास की नागफनी उगाई है। दरअसल उन्हें तुम पर नहीं, स्वयं पर ही विश्वास नहीं है। तुम्हें नागफनी की जड़ें काटनी होगी। हो सकता है कि तुम्हारे तन मन घायल हो जाएं, पर एक पुरजोर कोशिश तो करनी चाहिए। तुम्हें उनकी हीन भाव की ग्रंथि के स्थान पर आत्मविश्वास के बीज रोपने होंगे, कोई दया या करुणा के भाव के दिखाए बिना। और हाँ, तुम्हें अपनी ग्रंथि भी तोड़नी होगी कि उनसे शादी करके तुमने कोई एहसान किया है उन पर। हो सकता है कि अनजाने में ही तुम्हारे व्यवहार से ऐसे संकेत मिलते हो। मम्मी थोड़ा रुकते हुए फिर बोली, तुम अभी पूछ रही थी ना कि तन की विकलांगता तो दिख जाती है, पर मन की विकलांगता का क्या मम्मी? तो ये तो तुम्हारे मन में भी हो सकती है ना बेटा, बेहतरी और कमतरी के भाव रूप में। तो बेटा, तुम्हारा दया भाव कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचाता रहा है? तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। हमारी पीढ़ी और तुम्हारी पीढ़ी में अंतर है। अब पति पत्नी स्वामी और दासी भाव से नहीं, सहचरी भाव से दोस्त बनकर रहते हैं। तो फिर संबंधों में इतना भयाक्रांत होकर रहना तनाव को और अधिक बढ़ाएगा। रहीम दास जी का ये दोहा ध्यान रखना बेटा, जहां गाठ तह रस नहीं, यह रहीम जग जोए, मड़ए तर की गाठ में गाठ गाठ रस होए। तो ये गिरहें तो तुम्हें खोलनी ही होंगी बेटा, एक एक करके, और आधे अधूरे नहीं, उन्हें पूरे मन से स्वीकारना होगा। जब तक तुम्हें ये अपनी बहनों की, पिता की या परिवार की खातिर किया गया कोई समझौता लगता रहेगा, तुम्हारे अंदर से सहज स्वीकार्यता नहीं आएगी, तो संबंधों में मधुरता कैसे आएगी? किसी ने कहा है ना, प्रेम तब खुश होता है जब वह कुछ दे पाता है, अहंकार तब खुश होता है जब वह कुछ ले पाता है। अहंकार रिश्तों को पनपने ही नहीं देता, प्रेम में हार कर ही जीता जा सकता है ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा। तभी माँ ने देखा रात बहुत हो चुकी है, तो सब सो गए और शिकायतें भी। दी की नींद से बोझिल आंखें बंद हो गई हैं। दी को दुलार कर माँ भी सो गई। सुबह पापा की आवाज और खटपट की तेज आवाज सुनकर नींद टूटी। बाहर आकर देखा तो मजदूर सीढ़ियों पर एक रैंप बना रहे हैं। ये क्या है पापा? दी ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, ये सब तो मुझे बहुत पहले ही करवा लेना चाहिए था, पर मैं सोच ही नहीं पाया कि इस वजह से ही शशांक यहाँ आने में झिझकते होंगे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हारी बात हो तो उन्हें बता देना कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
वैसे कब आ रहे हैं? पता नहीं पापा, कहते हुए दी अंदर चली आईं। उनकी आंखें नम हो चली थी। माँ ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम अभी फोन करो शशांक को। पर माँ वह नहीं आएंगे। तुम बुलाओ तो सही, प्यार से, अधिकार से। और माँ दी को कमरे में अकेला छोड़ बाहर निकल आई। पता नहीं क्या बात हुई दी और जीजू की उस दिन फोन पर। जब दी बाहर आई तो चिड़िया सी चचहाने लगी और सीधे जाकर माँ से लिपट गई। माँ, शशांक आ रहे हैं। मैं ना कहती थी कि प्यार से सारी कड़वाहट घुल जाती है। चल अब जल्दी कर और अच्छे से तैयार हो जा। हाँ माँ, बहुत सारी तैयारी करनी है। और भी कोई आ रहा है साथ में? नहीं माँ, हम लोग कश्मीर जा रहे हैं घूमने। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ माँ, ये बोल रहे हैं कि उनकी बहन ने सारी बुकिंग करा दी है तो रुक नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, जाओ। तुम लोगों को एक दूसरे को समझने का अवसर भी मिलेगा। देखना, तुम्हारी और शशांक की आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी सारी, और सारी शिकायतें बेवजह। हाँ माँ, हमें अपनी सारी गिरहें भी तो खोलनी है। दुपट्टे की नहीं, मुझे अपने मन की भी, क्योंकि आपने ही सिखाया है ना, रहीमन खोजे ईख में, जहां रसिन की खानी, जहां गांठतः रस नहीं, यही प्रीत में हानि। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता शर्मा जी की लिखी कहानी गिरहों के आलाप।